स्वागत है आप सभी का। आज अथर्व फोरम की इस एक विचार श्रृंखला के एक नए बीज को लेकर, एक नए पुष्प को लेकर हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हैं। और आज हमारे साथ में आप सबके सुझाव और सबके आग्रह के ऊपर आदरणीय श्री राघव शरण शर्मा जी फिर हमें समय देने को प्रस्तुत हुए हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज जिस विचार के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें वो अपने विषय के भारत के उन अधिकारी विद्वानों में से हैं जिन्होंने भारत की परंपरा को, पश्चिम की परंपरा को और उसके साथ में जो एक समन्वय के साथ में जो निकल के आता है, उसके वो अपने आप में एक अधिकारी विद्वान है। मैं आपका अथर्व फोरम के इस मंच पर फिर से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद कहता हूं राघव शरण शर्मा जी। आज का विषय मैं ऐसे समझना चाहता हूं आपसे कि ऐसा हम बार बार पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में भारत बहुत ही समृद्ध रहा, और उस समृद्धि के हम आज जो उदाहरण देखते हैं, तो कैलाश मंदिर जो है वो व्रत देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर देखते हैं, मदुरई का मंदिर देखते हैं, कुंभकोणम में हम एक पूरी श्रृंखला देखते हैं, उत्तर भारत में हम बद्रीनाथ केदारनाथ देखते हैं। तो ये हमारी उस वैज्ञानिक प्रगति का कि उस समय ऐसी स्थापत्य कला रही, उसका एक बेजोड़ नमूना हमारे सामने आज भी दिखाई देता है, जिसको विश्व की कोई भी सभ्यता, मनुष्य जाति का इतिहास जिसकी श्रेष्ठता को नकार नहीं सकता। और रोम के एक विद्वान हुए हैं प्लिनी। प्लिनी इस बात को लेकर अपनी पुस्तक के अंदर चिंता जताते हैं। वो जो वो लिखते हैं भूगोल के और इतिहास के, जो उन्होंने पूरा लिखा, उसमें वो लिखते हैं कि रोम का जो सोना है वो भारत जा रहा है, और इसको लेकर वो चिंतित हैं। तो भारत की समृद्धि और उस समृद्धि के पीछे भारत के उद्योग धंधे इतने श्रेष्ठ स्तर के ऊपर थे। और उस दृष्टि से जब हम ये देखते हैं कि भाई आज हमारी स्थिति क्या है, एक समय में भारत का जीडीपी जो है वो विश्व के जीडीपी से का 20, 25, 28% भी कुछ शोध बताते हैं। तो एक समय हमारा विश्व व्यापार में, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में हमारा इतना बड़ा हिस्सा था। और धीरे धीरे ऐसा क्या होता है, कहाँ पर वो परिवर्तन आते हैं, और उन परिवर्तनों में विशेष रूप से मैं अंग्रेजों के आने को लेकर मैं आपका एक केंद्रित विचार चाहता हूं। ऐसा है कि हम एक समृद्ध परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, और यह समृद्ध परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। इस परंपरा की विशेषता है कि परंपरा में जो जीवंत तत्व थे उनको हम निरंतर बरकरार रखे, और जो मृत तत्व थे उन्हें हम छोड़ दिए। जैसे बीज का खोल छोड़ दिया जाता है, अंदर से पेड़ प्रस्फुटित होता है, नकारात्मक को छोड़ के सकारात्मक को लेके बीज आगे बढ़ता है, वृक्ष बनता है। हमारे संस्कृति की यह विशेषता रही है। यह इसी रूप में सनातन है। इस रूप में सनातन नहीं है कि यह अपरिवर्तित रहा है। यह सनातन इस रूप में है कि बदलते समय के साथ अपने को हमेशा बदलते रहा है। यह बदलना किस तरह से हुआ? एक तो परंपरा का निर्वहन भी करते रहा, छोड़ा नहीं, मूल बातों को कभी छोड़ा नहीं। दूसरे लोग छोड़ दिए, मिस्र और चीन छोड़ दिए, रोम और यूनान छोड़ दिए अपनी पुरानी परंपरा। हमारी पुरानी परंपरा का निर्वहन होते रहा, उसमें कुछ जोड़े भी हम, और सिर्फ जोड़े नहीं, नई परंपरा का भी निर्माण किया। बुद्ध हड़प्पा के निरंतरता में है, योग हड़प्पा से लिए हैं। उपनिषद के निरंतरता में है, यज्ञ विरोध उपनिषद से लिए हैं। प्रकृति प्रेम सांख्य से लिए हैं, कपिल से लिए हैं। यह निरंतरता है। इस निरंतरता में वो अपना भी जोड़ते हैं परंपरा। यही हमारे संस्कृति की विशेषता है। शंकराचार्य जाते हैं तो बुद्ध को नकारते नहीं है। बुद्ध का जो जीवंत शून्यवाद है उसको अद्वैत के सांचा में ढाल करके पेश करते हैं। बुद्ध का जो संगठन है संघाराम का, दशनामी संगठन से रखते हैं। तो परंपरा के साथ परिवर्तन, रामानुज के साथ यही दयानंद के साथ परंपरा को बिना छोड़े हुए नई परंपरा जोड़ना या नई परंपरा का निर्माण करना, जीवंत को कंटिन्यू करना, मृत को नकार देना, यह हमारे संस्कृति की विशेषता है। और यह संस्कृति समावेशी है, एकल नहीं है। आर्य, अनार्य, गंधर्व, किन्नर, किरात, असुर, दैत्य सब इसमें समाहित हैं।
हर तरह का कल्चर इसमें है। यह महामानव समुद्र है, तो समावेशिता इसकी खूबी है। और यही एक खूबी जो है इसको आज तक जिंदा रखे हुए, मरने नहीं दिया। इतने आक्रमण हुए, इतने दिन गुलाम रहा। दूसरी खूबी क्या है इसकी कि हमारे समाज व्यवस्थापक जो थे बड़े वैज्ञानिक सोच वाले थे। आश्चर्य करिए, वो विज्ञान उस समय भी अपने ढंग का विज्ञान था, विज्ञान विहीन नहीं थे। जैसे हमारे समाज व्यवस्थापक कौन है? मनु है, दूसरा कौटिल्य है, तीसरा याज्ञवल्क्य है, चौथा वात्सायन है, पांचवा तिरुवल्लुवर है। ये पांच हमारे व्यवस्थापक हैं। और लोग दार्शनिक हैं या ऋषि मुनि हैं, व्यवस्थापक यही है। याज्ञवल्क्य का स्मृति है, मनु स्मृति है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वात्सायन का काम शास्त्र है। तो ये व्यवस्थापक हैं। काम शास्त्र में केवल काम नहीं है, 64 कला का डिटेल वर्णन, कई अध्याय हैं। सेक्स एक पहलू है, सेक्स टोटल नहीं है। तो राजतंत्र भी कौटिल्य शास्त्र में है, अर्थशास्त्र भी है, समाज शास्त्र भी है। तो हम मनु के चर्चा कर रहे थे, मनु को डायलेक्टिकली देखना होगा। कुछ लोग सीधे निंदा करते हैं, कुछ लोग सीधे प्रशंसा करते हैं। यह स्तुति और निंदा गलत है। किसी चीज के अंदर क्या खूबी है, क्या कमी है, यह सही तरीका है। आंख मूंद के स्तुति भी गलत है, आंख मूंद के निंदा भी गलत है। हम इतना तरक्की किए इसलिए कि हमारे पास एक ऐसी किताब थी जो दुनिया में किसी दूसरे के पास नहीं थी। वह किताब थी मनु स्मृति। मनु स्मृति भारत को ऊंचाई पर ले गया। मनु स्मृति में क्या था? डिवीजन ऑफ लेबर। हर काम के लिए अलग अलग विशेषज्ञ, कनेरी, तेली, बढ़ी, लोहार, ब्राह्मण, पंडित, लड़ने वाला, वैद्य, हर एक पेशा पुष्ट दर पुष्ट विशेषज्ञता हासिल हो जाता था। इसके कारण हम आर्यभट्ट पैदा कर पाए, कालिदास पैदा कर पाए, बराहमीर पैदा कर पाए, भास्कर पैदा कर पाए, सुइया इंजीनियर पैदा कर पाए। यह पैदा कर पाए डिवीजन ऑफ लेबर के कारण। इस चीज को यूरोप अभी 150 साल पहले सीखा है। आंख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, गला के डॉक्टर, हर चीज का अलग अलग। और एक पेशा अग्नि के आविष्कार से, लोहा के आविष्कार से, लोहा मगध में प्रचुर और सुलभ मिला। जंगल कट गया तो खेती बाड़ी मगध में पहले व्यापक पैमाना पर शुरू हुआ, दूसरे जगह छिटपुट था, मगध में व्यापक पैमाना पर शुरू हुआ। बगल में झारखंड था, लोहा था, और उससे तलवार, कुल्हाड़ी, रथ, गणासा, भाला सब बन गया। और रेवन्यू की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई खेती होने से, तो बिंबिसार का साम्राज्य खड़ा हो गया। और बिंबिसार का साम्राज्य को जब नदी मिल गया, गंगा और जमुना, तो दिल्ली तक मगध साम्राज्य पहुंच गया। और दिल्ली जब पहुंच गया तो उसको मध्य एशिया के रास्ता रोम और यूरोप मालूम हो गया। वो स्थल व्यापार पेशावर इंपॉर्टेंट हो गया और कनेक्टेड हो गया, और वहां का सोना भारत आने लगा। तो विज्ञान, दूसरा तत्व हमारे संस्कृति का है विज्ञान। पहला है निरंतरता और परिवर्तन, और दूसरा है विज्ञान। इस चीज ने भारत को ऊंचाई पर पहुंचाया। जी, बहुत आपने विस्तार से बताया। मैं इसका जो हमारा आज का विषय है, जो औद्योगिक नीति को लेकर है, मैं इसी के ऊपर सीमित रहते हुए आपसे ये बात कहता हूं कि जब अंग्रेज भारत में आते हैं, मेरे प्रश्न का एक पक्ष ये भी था कि जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो उस समय की परिस्थितियों को लेकर आपका क्या कहना है? उस समय भारत के जो औद्योगिक स्थिति थी वो क्या थी? ऐसा है कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उस समय आए जब क्रूसेड वार में उनकी निर्णायक पराजय अरबों के हाथ हो गई। उसके बाद आए, 300 वर्ष लड़े और जेरूसलम वो अरब से नहीं छीन पाए। तो वो सोचे कि आखिर अरब, हम लोग समूचा यूरोप मिलकर के भी जेरूसलम नहीं ले पाए, अरबों के पास क्या है? तो देखे कि अरबों ने समुद्र पर कब्जा कर रखा है, फिलीपाइन से लेके स्पेन तक, और यह कब्जा कर रखा है विज्ञान के बल पर। अरब के चारों तरफ डेवलप्ड मुल्क थे, मिस्र थे, ग्रीस थे, रोम थे, चीन था, ईरान था, भारत था, और व्यापार यूरोप से जो होता था अरब होके होता था। तो जब कबीले एकजुट हो गए
और एकजुट होकर के साम्राज्य खड़ा कर लिए, और साम्राज्य खड़ा कर लिए तो इन सभ्यताओं से सीखे, इनके किताबों का अनुवाद किए और विज्ञान में, चिकित्सा में, ज्योतिष में वो महारत हासिल कर लिए। और उस समय समुद्र पर उनका कब्जा हो गया। संयोग भारत में राजेंद्र चोल के पास जितनी बड़ी नौसेना बेड़ा थी वो किसी के पास नहीं था, पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं था। और हम जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपाइंस कहाँ कहाँ हमारा माने विस्तार बेहतर भारत का हो गया। लेकिन बाद में सावरकर जी ने और जो अपने किताब में जो लिखा है, पराजय के कारण 6 स्वर्णिम पृष्ठ भारतीय सभ्यता के, उसे भारतीय संस्कृति के 6 स्वर्णिम पृष्ठ, तो उसे पढ़ेंगे, या भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे शीर्षक है, समुंदर बंदी, रोटी बंदी, बेटी बंदी, जाति बंदी, हुक्का बंदी, इतनी तरह की बंदी आ गई कि समुंदर में हम उतरना छोड़ दिए, हिमालय पार करना छोड़ दिए, जो हमारा गुण था, मध्य एशिया से लेकर चीन तक अपने धर्म का प्रचार किए। इस गैप में अरबों को आगे बढ़ने का मौका मिल गया, और अरबों से फिर यूरोप वालों ने विज्ञान के तरफ सीखा कि हमको, और वहां पर कोपरनिकस और न्यूटन और आर्किमिडीज सब वैज्ञानिक होने लगे। तो जब वहां पर विज्ञान आ गया तो धर्म उनके रास्ते में आ गया, तो उन्होंने धर्म को बदल दिया, प्रोटेस्टेंट, जो विज्ञान के अनुरूप हो। और यह हथियार लेकर के जिस समय औद्योगिक क्रांति उनके पास हो रही है, उसी समय साम्राज्य का विस्तार भी उनका हो रहा है। अफ्रीका से निगरो पकड़ करके बेच रहे हैं, रुपया आ रहा है। लेकिन अमेरिका में नरसंहार कर रहे हैं और सोना वहां था वो छीन करके उनको रुपया आ रहा है। समुद्री डाकू को बढ़ावा दे रहे हैं और उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो इस ढंग से उनके पास रुपया आ रहा था, कोई व्यापार और प्रतिद्वंदिता से रुपया नहीं कमा रहे थे। और यह रुपया जब आ गया और विज्ञान उनके पास आ गया तो साम्राज्यवाद की जमीन तैयार हो गई। और साम्राज्यवाद जब उस समय भारत में आया तो भारत की दशा क्या थी? हमारा गांव आत्मभरित आत्मपूरित था। खरिहान में सबको अपना हिस्सा पूरी मिल जाता था, पंडित जी को, पनेरी को, तेली को, बढ़ी को, नौआ को, और साल भर सेवा करते थे। गांव को शहर जाने की कोई जरूरत नहीं था, आपस में विनिमय से सब काम चल जाता था। तो ऐसा भारत किसी को मरने नहीं देता था, सब कोई जिंदा थे, लेकिन सिर्फ जिंदा थे, प्रगति के कोई गुंजाइश नहीं था। उसी में आत्मभरित, आत्मपूरित, आत्मसंतुष्ट थे। हड़प्पा का जो बैलगाड़ी था वो वही रह गया, उसमें कोई बॉल बियरिंग लगाने के लिए भी नहीं सोचा। प्राचीन हर जो था वही रह गया, कोई तकनीक का विकास नहीं हुआ। तो उस आत्मभरित भारत ने, उस पंचायती राज सिस्टम ने भारत को जिंदा रखा। लेकिन विदेशी जब चढ़ाई किए तो उनके सामने निकम्भा साबित हो गए, क्योंकि शहर से कनेक्टेड नहीं थे। इनको क्या हो रहा है खैबर बोलन दर्रा पर हलचल कोई पता नहीं था। कोई हो निरप हमें कहानी, चेरी छोड़ हम होएम न रानी, ग्राम स्वराज्य है, अब हमको का लेना देना है, दिल्ली में कौन है, पटना में कौन है। तो इसी ग्राम स्वराज ने भारत को जिंदा रखा, संस्कृति को मरने नहीं दिया। इसी ग्राम स्वराज ने इसको गुलाम भी बनाया। तो यह भारत की स्थिति थी, फ्यूडल था और वो कैपिटलिस्टिक थे। लेकिन उनका पूंजीवाद भी एक किस्म का नहीं था, कई किस्म का था। उनका साम्राज्यवाद का उपनिवेश का तरीका भी एक नहीं रहा। 1757 के जो पहले थे 1757 के बाद में नहीं रहे। 1757 के पहले वो लूटपाट करते थे, राजाओं से छीनते थे, हड़पते थे। 57 के बाद वो व्यापार, भारतीय व्यापार पर चुंगी लगा के अपना माल भेज के यहाँ के कारीगर व्यवस्था को तहस नहस करके तब हाजिर हो रहे हैं। लेकिन जब यूरोप में प्रबल प्रतिद्वंदी उनके खड़े हो गए, फ्रांस और जर्मनी, तो साम्राज्यवाद ने 1830 ईस्वी के आसपास अपनी नीति बदल दी। वो भारत के व्यापारियों को कहे कि तुम इंडस्ट्री लगाओ, हम मदद करेंगे। क्यों? जर्मनी और फ्रांस के कारण अब आबादित न रहा समुद्र, रोक टोक होने लगा। स्पेन, पुर्तगाल, हालैंड, बेल्जियम सब साम्राज्यवाद में टूट गए और 7 वर्ष युद्ध हुआ फ्रांस और इंग्लैंड में। तो उन्होंने नीति बदल दिया और 19वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ के व्यापारियों को कहा कि आप फैक्ट्री कपड़ा के लगाइए, आप इस्पात का खाना बनाइए
हमसे सूद पर पैसा लीजिए और हम आपको मशीन देंगे, इंजीनियर देंगे, आप कारखाना का माल की गारंटी देते हैं, रेलवे बन रहा है आप ही का लोहा लेंगे, आपकी इस्पात फैक्ट्री का। तो इस तरह से यहाँ के जो व्यापारी अफीम के कारोबार में थे, सूदखोरी में थे, महाजन थे, जमींदार थे, उनको रूपांतरित किया पूंजीवाद में। तो यहाँ के पूंजीवाद को मजबूत किया। आश्चर्य करेंगे कि भारत के स्वदेशी आंदोलन को भी अंग्रेज चला रहे थे। हमसे ज्यादा जरूरत अंग्रेजों को स्वदेशी आंदोलन का था कि भारत के व्यापारी आगे बढ़ेंगे। तो अब तो यूट्यूब पनडुब्बी निकल गया, अब माल लाना, कंज्यूमर गुड्स लाना मुश्किल है, लेकिन कैपिटल इन्वेस्ट करके या कैपिटल को लोन में लगा के हम कमा सकते हैं, मशीन बेच के कमा सकते हैं। तो मैनचेस्टर के व्यापारी की आमदनी कम गया, कानपुर और अहमदाबाद खड़ा होने से कपड़ा मिल, मगर लंकाशायर के व्यापारी का आमदनी बढ़ गया, जो मशीन बेच रहे थे, इंजीनियर बेच रहे थे। और गांधी जी वही काम कर रहे थे। स्वदेशी नाटक था, वो सब मिल लगा रहे थे, जमुनालाल बजाज का, अंबालाल साराभाई का और घनश्याम दास बिरला का, वो सब व्यापारियों। तो यह स्थिति हो गई। तो साम्राज्यवाद की भी चरित्र बदलते रहा, एक नहीं रहा। जी, एक पक्ष जो मैं समझना चाहता हूं कि ब्रिटेन का जो औद्योगिकरण है, वैसे 1757 के अंदर क्लाइव लड़ते हैं प्लासी की लड़ाई, 1764 में हेक्टर मुनरो जो है वो बख्तर जीतते हैं, और बख्तर जीतने के साथ में लगभग भारत की जो उत्तर भारत की बड़ी शक्तियां थी वो पराजित हो जाती हैं। 1773 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लाते हैं, कलेक्टर व्यवस्था लाते हैं। ये पूरा का पूरा चल रहा है भारत में। लेकिन अगर इसके साथ में हम देखते हैं तो इंग्लैंड में क्या चल रहा है। इंग्लैंड के अंदर जो 1730-35 के आसपास जो पेटेंट होने शुरू होते हैं, जो नए इनोवेशंस होते हैं, वो कभी भी व्यावहारिक धरातल पर नहीं आ पाते। लेकिन हम जैसे ही 1760, 62, 65 के आसपास आते हैं तो हम देखते हैं कि स्पिनिंग जेनी जो है वो 1764 के अंदर आकर ना सिर्फ इजाद होता है बल्कि उसका व्यवहार रूप आना शुरू हो जाता है। जेम्स वॉट का स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन न सिर्फ आता है बल्कि व्यवहारिक उपयोग के लिए उसको 1778 या 69 के अंदर उसको पेटेंट भी मिल जाता है। इसी तरीके से क्रॉम्पटन का म्यूल आता है, 1785 के अंदर कॉर्टराइट का पावर लूम आ जाता है, और लगभग 1790 के आसपास जेम्स वॉट का स्टीम इंजन ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो स्टील के हैं वो वहां कर इस्तेमाल हो जाता है। तो ये जो 25-30 साल का हमें देखते हैं इंग्लैंड के अंदर, वहां पर इतना जबरदस्त परिवर्तन आता है कि 1810-15 तक आते आते वहां का पूरा जो व्यापारिक और जो औद्योगिक परिदृश्य वो बदल जाता है। एकदम से चमत्कार होता है कि लोग इनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन उस इनोवेशन का कमर्शियल यूटिलाइजेशन तुरंत होता है। और स्थिति ये आ जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है भारत के व्यापार पर, उस पूरे के पूरे व्यापार की पद्धति को, प्रक्रिया को ही चुनौती दे दी जाती है। जैसे एडम स्मिथ आते हैं, एडम स्मिथ अपने वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर ये बात लिखते हैं, और वो मुक्त व्यापार के लिए फिर के बहुत बड़े समर्थक के रूप में आते हैं। एक पूरा का पूरा इंग्लैंड में एक ऐसा वातावरण खड़ा हो जाता है इस नई औद्योगिकरण की शक्ति से, कि जहां पहले मोनोपोली के आधार पर आप लाभ कमाते थे, आपने अब उस एकाधिकार को हटाकर आपने उसको मुक्त व्यापार की तरफ बढ़ा दिया। और इस मुक्त व्यापार के साथ में भारत, जहां पर जो भारत निर्यातक था वो भारत जो उत्पादक था, क्योंकि भारत की उत्पाद की हुई चीजों को ब्रिटिश व्यापारी यहां से निर्यात कर यूरोप के अंदर कमाते थे। लेकिन अब भारत जो है वो उत्पादक की जगह पर डीलर बना दिया गया, निर्यातक की जगह पर आयातक बना दिया गया। तो ये जो औद्योगिकरण का एक पक्ष है, इसको आप जरा स्पष्ट कीजिए हमारे सब सुनने वालों के लिए। हम जो पहले बोल चुके हैं उसके अंदर इसके बीज छिपे हुए हैं। 1757 में प्लासी जीतने के बाद भी अंग्रेज भारत को नहीं जीत पाए। 1764 या 65 में बक्सर जीतने के बाद भी वो भारत को नहीं जीत पाए। जब पानीपत के लड़ाई में मराठों की हार हुई और मराठे कमजोर हो गए, तो मराठों के हाथ से अंग्रेजों को भारत मिला।
अलीवर्दी खां के हाथ से नहीं मिला, सफदरजंग के हाथ से नहीं मिला, शाह आलम के हाथ से नहीं मिला। मराठे जब निर्णायक तौर पर पराजित हो गए, यह वही पीरियड है जिसका आपने चर्चा किया। इसी समय वहां पर नए नए वैज्ञानिक खोज हुए और पूंजीवाद का स्वरूप बदल गया और साम्राज्यवाद को बल प्रदान हुआ, और उसी बल के बदौलत डुप्ले की कलाइव के हाथ से हार हुई। 7 वर्षीय युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चला। तो इंग्लैंड उसके बाद काबिज हुआ, हॉलैंड को हटा दिया और पुर्तगाल को सीमित कर दिया गोवा में, फ्रेंच को चंदन नगर माही कारिकल में सीमित कर दिया, पांडिचेरी, और तब उसकी विजय होती है। यह विजय का काल वही है जब विज्ञान के उपलब्धि का काल, साम्राज्यवाद के विकास का काल और पूंजीवाद के वैश्विक पूंजीवाद में रूपांतरित होने का काल। और इसमें उसकी स्ट्रेटेजी भी बदल जाती है। यहाँ के व्यापारियों से वो टकराते नहीं हैं, पहले नष्ट कर रहे थे व्यापार को, अब यहाँ के व्यापारियों को वो अपना एसोसिएट बना लेते हैं, जिसको आप मुक्त व्यापार कह रहे हैं, और एसोसिएट बना करके अपना माल बेचते हैं। तो यहाँ का पूंजीवाद दलाल पूंजीवाद हो गया। टाटा मर्सिडीज, जनरल मोटर, आज आप देखिए वेस्पा पियाजियो, स्वराज मजदा, हीरो होंडा, वो जितने हैं हमारे, वो सब पर विदेशी पूंजी छाती पर सवार। इसकी प्रक्रिया 19वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हो गई थी, और टाटा, बिरला, बजाज सब जो पहले जमींदार थे या महाजन थे या सूदखोर थे, वो सबको इंडस्ट्रियल बुर्जुआ में कन्वर्ट कर रहा है अंग्रेज, और इसी को हम स्वदेशी आंदोलन कह रहे हैं। यह स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजी ही चला रहा था, उसको स्वदेशी आंदोलन की जरूरत थी। यह सब इतिहास की छिपे बातें हैं, क्योंकि हम पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, हम सीधे सीधे। तो स्वदेशी आंदोलन भारत का अंग्रेजों के विदेशी पूंजी के हित में था, और यह हमारे पूंजीपति का जो चरित्र बन गया उस समय, वह आज भी बना हुआ है। आज भी टकराने को विदेश से तैयार नहीं है, आज भी वहीं का टेक्नोलॉजी लेकर के, उन्हीं से फाइनेंस लेकर के लोन पर, और उन्हीं के सबसर्विएंट होके, दुमछल्ला होके, सैटेलाइट होके, अपेंडिक्स होके काम कर रहा है। इसके वजह से हमको रोजगार नहीं है। आज भारत के गरीबी और दुर्दशा का एक प्रधान कारण है कि हमारा पूंजीपति साम्राज्यवाद के पूंजी से टकराने को तैयार नहीं है, और यही पूंजीपति शासक वर्ग है, लीडर है। और तो हमारी आज की भी दुर्दशा का कारण यही है कि हमारा जो शासक वर्ग है साम्राज्यवाद से लड़ने को तैयार नहीं। हमारी पीढ़ी, मतलब मेरी पीढ़ी जो है, वो अब इस दबाव छुपाव इसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। वो मानसिक रूप से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, और जिस गौरवशाली अतीत के वो उत्तराधिकारी हैं, उसके जीवंत पक्ष को देखते हुए वो अब ये स्वीकार करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। वो खोज रहे हैं, वो जान रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ में इतना बड़ा जो षड्यंत्र हुआ, इस षड्यंत्र के षड्यंत्रकारी कौन है और इसको तोड़ा कैसे जाए। तो ये जो आपके साथ चर्चा है और भी जो चर्चाएं निकल कर आ रही हैं, वो इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब भारत में अंग्रेज जो हैं वो अपने डीलर या अपने दलाल जो हैं वो एक उद्योगपतियों का वर्ग खड़ा करते हैं। 1930 तक आते आते जब ये बात बहुत स्पष्ट होने लगी थी कि भारत जो है वो डोमिनियन स्टेटस तो उसको मिल ही जाएगा, और स्वतंत्रता की भी छिटपुट बातें होने लगी थी, ऐसे में जो बॉम्बे ग्रुप या बॉम्बे प्लान जिसको कहा गया, जिसको कि एक तरह से भारत के अंदर औद्योगिक ढांचा खड़ा करने की एक ऐसी योजना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि भाई ये तो भारत के उद्योगपतियों ने दी है, और भारत के एक बहुत ही तीव्र गति से, द्रुत गति से भारत के औद्योगिकरण की यह भूमिका बनाती है। तो ये जो पूरा का पूरा बॉम्बे प्लान जो था, ये जो बॉम्बे ग्रुप जो था, इसके बारे में हमें बताइए, और कैसे इस ग्रुप ने हमें हमारी जो औद्योगिक नीति है उसको प्रभावित करके रखा। अब इसको दो तरह से देखना होगा। जैसे 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई दी, उसी समय सुभाष चंद्र बोस, स्वामी सहजानंद सरस्वती और इनके साथी, इनके दिमाग में यह बात आया कि इसी तरह के परिस्थिति में अमेरिका इंग्लैंड से आजाद हो गया था, जब इंग्लैंड स्पेन और फ्रांस से युद्ध में लगा हुआ था, तो हमको भी मौका है हम इसी समय आजाद हो जाएं। और 39 में वो गांधी को पराजित करके विजयी होते हैं,
और षड्यंत्र के तहत फिर जीतने के बाद भी उनको निकाल दिया जाता है। तो उसी समय यह दो धारा हो गया कि हम अभी आजाद हो जाएं फायदा उठा करके वर्ल्ड वार का, क्योंकि इंग्लैंड की फौज तो यूरोप में फंसी हुई है, या हम इंतजार करें उस युद्ध में जीत करके आए और तब फिर हम लोग के हाथ में चाबी दे दें। ये दो में कौन तरीका सही होगा? तो इस तरीके में पेश किया था कि जैसा आपने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि भारत आजाद होगा। फॉर्मेट क्या होगा, फ्रेमवर्क क्या होगा, यह बाकी था। डिवाइडेड होगा, यूनाइटेड होगा, किसके हाथ में सत्ता जाएगी, कितनी सत्ता जाएगी, डोमिनियन होगा, टोटल होगा, यह बाकी रह गया था। किसकी आजादी होगी, चूहा के कि बिल्ली के, हरिन के कि बाघ के, जमींदार का कि किसान का, पूंजीपति का कि मजदूर का, यह सब बातें बहस में थी। गांधी जी का टोली देख रहा था कि अगर संघर्ष होता है, युद्ध होता है, लड़ाई होता है, तो हम लोग जो ड्राइंग रूम के क्लब वाले जो हैं, जो एगो बयान दे के लालू जी ऐसा जो लीडर बने हुए हैं, ये सब फेंका जाएंगे और जनता से कोई न कोई आ जाएगा, अननोन डेविल, अनजान शैतान, न मालूम हो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे हाथ में गद्दी दे देंगे। यह गांधी जी के गुट का था। और सुभाष चंद्र बोस का था कि नहीं, दुश्मन की विपत्ति हमारे लिए सुअवसर। नेहरू इससे अलग लाइन, जैसे सिंगापुर जीत गया, गांधी जी जो अंग्रेजों के साथ थे, अम्बालाल सारा, ये सब डॉक्यूमेंट से हम बोल रहे हैं, अम्बालाल साराभाई के कहने पर और सरदार पटेल के कहने पर जापान को आश्वस्त करने लगे और आश्वस्त करने का नारा, विश्वास हो गया गांधी जी को कि अब जापान जीतेगा। वो तो मणिपुर तक पहुंच गया है, जहां बंगाल के धरती पर चरण रखेगा कि अंग्रेज को भागना पड़ेगा। रूस और अमेरिका इतनी बड़ी दो महाशक्तियां हैं, उसके रहते कभी जर्मनी जापान जीत ही नहीं सकते हैं। अभी अमेरिका लड़ाई में नहीं उतरा है, लेकिन उसको उतरना पड़ेगा और पासा पलट जाएगा। ठीक है, ये हुआ। नॉर्मंडी में अमेरिका की फौज उतर गई और नेहरू की बात सच निकल गई। उसी दिन से नेहरू अंग्रेजों का प्यारा हो गया और अंग्रेजों ने गांधी को छोड़ दिया कि अब तक तो गांधी हमारा नॉमिनी था, अब आगे नेहरू हमारा होगा। और नेहरू को अहमदनगर जेल में रखा गया, तो वहीं पर नेहरू, राजेंद्र प्रसाद पटेल सबके बीच तय हो गया कि अब गांधी को त्याग देना है। और इसी समय टाटा बिरला प्लान भी आता है कि अब तक हमारा लीडर गांधी रहा, अब आगे नेहरू होगा। उसी समय गांधी हम लोग को ठीका पट्टा अंग्रेज से दिलाता था, अब तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, भारत आजाद होने जा रहा है, अब गांधी के चरखा लेके हम लोग क्या करेंगे? नेहरू रिहंद डैम बनाएगा तो बिरला हिंडाल्को लगाएगा, नेहरू भिलाई इस्पात कारखाना बनाएगा तो टाटा फिनिश गुड बनाएगा, घाटा वाला काम सार्वजनिक उद्योग और नफा वाला काम सेठ। तो जो आपने सार्वजनिक और निजी के बात किया, ये टाटा बिरला प्लान में, और उसी प्लान में है कि अब हमारा लीडर आगे गांधी ना होगा, नेहरू होगा। जैसे अभी हो गया कि अडवाणी ना होगा, नरेंद्र मोदी होंगे। तो सेठ लोग इसको तय करते हैं कि कौन अब आगे इंडिया को लीड करेगा। तो नेहरू सेठों का भी अंग्रेजों का भी दोनों का दुलारा हो गया। और चूंकि राजेंद्र प्रसाद डालमिया के डायरेक्टर थे, बीटा चीनी मिल के, पटेल बिरले घर रह के राजनीति करते थे, तो जब बिरला टाटा फैसला ले लिए तो फिर भारत के नेता तो हाँ में हाँ मिला दिए। जयप्रकाश नारायण बिरला के पिए थे, राम मनोहर लोहिया रामेश्वर बिरला के चनपटिया चीनी मिल के प्रबंधक थे, इनको फाइनेंस बद्री विशाल पीती, चार मीनार सिगरेट वाले और जमनालाल बजाज करते थे। तो सारे नेता तो कहीं न कहीं सेठों के घुड़साल में घोड़ा बन के बंधे हुए थे, कोई फ्री नहीं थे। नेहरू को टाटा फाइनेंस करता था। तो जब बिरला टाटा फैसला ले लिए तो सारे नेता एक हो गए और गांधी आउट हो गया। तो सार्वजनिक उद्योग की पॉलिसी टाटा बिरला प्लान में है, घाटा वाला काम सरकार करेगा, नफा वाला काम बिजनेसमैन करेंगे। इस नीति को चुनौती राजगोपालाचारी दी है। वो बोले कि नहीं, मार्केट को ओपन करिए, ओपन प्रतिद्वंदिता होगा और भारत के जो छोटी पूंजी है उसी से हम स्वतंत्र विकास अपना करेंगे। नेहरू कहा कि नहीं, यहाँ का पूंजीपति बहुत कमजोर है, उसको मजबूत करने के लिए सरकार के जरूरत है। तो इसलिए हम जो सरकारी उद्योग लगा रहे हैं, निजी उद्योग के इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, आधारभूत मूलभूत संरचना देने के लिए, ये टेम्पोरेरी है,
और जब पूंजीवाद मजबूत हो जाएगा तो ये अपने आप हटा लिया जाएगा। ये दो लाइन आए, एक आए गोपालाचारी हाँ। और एक आए नेहरू। तो मैं ये जी गोपालाचारी के लाइन को लोहिया जयप्रकाश उठाए और फिर बाद में नरसिंहा राव और विश्वनाथ सिंह और राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, ये गोपालाचारी का लाइन है जी। मैं यही इसमें, अब जैसे भारत स्वतंत्र होता है तो 1948 के अंदर हमारी पहली जो है वो औद्योगिक नीति आती है। 1956 के अंदर दूसरी औद्योगिक नीति आती है जो बड़ी परिवर्तनकारी है। 1980 के अंदर हम देखते हैं तो फिर, और 1991 में फिर से नहीं आती। तो ये जो 1948 की औद्योगिक नीति है, इसको अगर हम देखें तो ये निजी क्षेत्र के समर्थन में खड़ी है। 1956 की औद्योगिक नीति को हम देखते हैं तो वो 3 क्षेत्रों में विभाजित करती है, लेकिन उसके अंदर वो सरकार की तरफ ज्यादा झुकी है, सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ ज्यादा झुकी हुई है। 1980 में इंदिरा जी आती हैं तो वो फिर से जो है अर्थव्यवस्था को, वही इंदिरा गांधी जो 1971 के अंदर बैंक नेशनलाइजेशन करती है, वही इंदिरा गांधी 1980 में आकर उदारीकरण के बीज देता थी। राजीव गांधी 1985 के अपने बजट के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों को, खासकर जो मोटर गाड़ी है उसको खोल देते हैं। और 1991 के अंदर तो हमारे यहाँ पर इतना बड़ा परिवर्तन आता है कि हम एक तरह से कहें कि पूरा का पूरा उदारीकरण और वैश्वीकरण और ग्लोबल विलेज, ये सारी चीजें आती हैं। तो इस पूरे के पूरे कालखंड में हम ये देखते हैं कि भारत की औद्योगिक नीति जो है उसमें स्थिरता नहीं है, उसके अंदर निरंतरता नहीं है, उसके अंदर एक तरह का हम फ्लिप फ्लॉप, एक तरह का एडहॉकिज्म देखते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा पक्ष है, क्या ये स्वार्थ जनित है? और अगर ये स्वार्थ जनित है तो फिर किनके स्वार्थ हैं? और इस सबके बीच के अंदर भारत को जो औद्योगिक नीति चाहिए जिससे भारत के संसाधन, भारत की जनशक्ति, भारत की मेधा, भारत की जो नवोन्मेष करने वाली जो शक्ति है, जो यहाँ की धरती के साथ में यहाँ की संतानों को मिली है, वो इस पूरे के पूरे परिवेश में उसका स्थान ना 1948 की नीति में आता है, ना 1991 के अंदर। ये पूरे कालखंड में भारत के संसाधनों की जो लूट खसोट का है वो चल रहा है। इस पूरे के पूरे कालखंड को आप कैसे देखते हैं? इसको भी वहीं से देखना पड़ेगा। 1943 वही कट ऑफ लाइन है, डिवाइड लाइन है, राजनीतिक भी आर्थिक भी। उसी समय बंगाल में अकाल पड़ा और 40 करोड़ आबादी था पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब भूभाग मिला के, और 40 लाख आदमी भूख से पटपटा के मर गए। मर जाने का कारण था कि बाजार का गल्ला अंग्रेज फौज के लिए खींच लिया और मलाया ये सब से जो चावल उबल आता था सिंगापुर से, वो आना बंद हो गया। तो कमी हो गया और जमींदार और जो अमीर लोग थे गल्ला को दबा दिए और नीचे गरीब को कहीं से बाजार में किसी दाम पर नहीं मिल सकता था, तो भूख से पटपटा के मर गए। तो बंगाल के अकाल ने भी यह डिसाइड कर दिया कि आगे जो भारत का विकास होगा उसका आधार चरखा नहीं होगा, विज्ञान होगा। तो गांधी का नेतृत्व 43 में जो खत्म हुआ, एक फैक्टर बंगाल का अकाल है कि गांधीवाद के रास्ते भारत अपनी समस्याओं का निदान नहीं कर सकता है। इसको बड़े बड़े डैम, बांध, नहर चाहिए। यही चीज देखिए, जब भारत आजाद होता है तो उस समय यहाँ का पूंजीपति दलाल है, लेकिन दलाल पूंजीपति वर्ल्ड वार में कमाई करके मजबूत हो गया है। जैसे बस का कंडक्टर चोरी करके मालिक कितना पैसा कमा लेता है, गोमस्ता जमींदार का मालिक कितना पैसा कमा लेता है, आधा मालिक को दिया आधा रख दिया। उसी ढंग से यहाँ का पूंजीपति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला नहीं रहा, सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला हो गया। तो इसका दर्जा दलाल पूंजीवाद से बढ़ करके डिपेंडेंट बुर्जुआ का हो गया, कंपराडोर बुर्जुआ नहीं रहा। यहाँ के पूंजीपति का चरित्र बदल गया, यह पुराना दलाल नहीं रहा जो साम्राज्यवाद का था, यह बढ़ करके डिपेंडेंट बुर्जुआ हो गया, विदेश पर निर्भरशील। एक तो यहाँ का पूंजीपति ताकतवर हुआ, दूसरा खेतीहर परिस्थिति थी वह भी बदल गई। चावल और गेहूं उत्पन्न करने वाले इंपॉर्टेंट नहीं रहे, कपास उत्पादन करने वाले, गन्ना उत्पादन करने वाले, कारखानिया किसान इंपॉर्टेंट हो गए। आज हो देखिए टिकैत इंपॉर्टेंट है, बिहार का कोई किसान नेता आप नहीं सुन रहे हैं, क्यों? ये चावल गेहूं में भी आ रहे हैं और वो कारखानिया है, पूंजीवादी किसान है, ये फ्यूडल पीजेंट है। तो यह अंतर उस समय से आना शुरू हो गया
और गांव का किसान का भी परिदृश्य बदल गया। तो नेहरू जब पहले पहले आया तो इतना राजस्व कम था और कश्मीर वार चल रहा था कि वह इंडस्ट्रियलाइज करने के हालत में था ही नहीं। तो नेहरू एक ऐसा लेनिन था जो करेंस्कियों से घिरा हुआ था। रूस का लेनिन करेंस्कियों को बादल फाड़ करके सूर्य चमक गया। भारत का लेनिन कंप्रोमाइज किया, पटेल से, राजेंद्र प्रसाद से, फ्यूडल एलिमेंट से कंप्रोमाइज किया, तो अपने इंडस्ट्रियल आइडिया को मुलतवी रखा, केप्ट इन अवेयंस, ड्रॉप नहीं किया। तो नेहरू क्या करता है, भाखड़ा नंगल बनाता है, हीराकुंड बनाता है, गंडक बनाता है, कोसी बनाता है, इंद्रपुरी बैरेज बनाता है। वो सिंचाई पर प्रथम में जोड़ देता है कि भूखमरी अगर नहीं हटाएंगे और खेती में सरप्लस नहीं आएगा तो इंडस्ट्री खड़ा कहां से होगा। तो खेती के सरप्लस से भारत का इंडस्ट्री खड़ा हुआ। यह आज किसान का संकट है। हमारा ब्याह हुआ तो सोना था 100 रुपये भरी, आज सोना है 45,000 रुपये भरी। अब गल्ला था 10 रुपये मन, आज गल्ला है 800 रुपये मन। तो सोना 35 गुना भागा। तो किसान का 35 गुना, लाखों करोड़ों रुपया हर साल सरकार छीन लेती है और उससे यहाँ का पूंजीवाद ग्रो करता है। तो इसलिए खेती पर जोर देना जरूरी था। और एक बात को ध्यान दीजिए, छिपी हुई बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सा बारूद बच गया। अब वो बारूद का क्या हो, अमेरिका के पूंजीपति अमेरिका के सरकार से कहे कि आप तो अचानक वार बंद कर दिए बम पटक करके, और हमारा तो ये सब, तो कहेगी चिंता न करो। तो अमेरिका रिसर्च से उसी समय बारूद बनता है सल्फ्यूरिक एसिड से, और सल्फ्यूरिक एसिड से अमोनियम सल्फेट बनता है। तो उस बारूद को खाद में बदल दिया और रिसर्च करके ड्वार्फ वैरायटी का वार्लोग सोनालिका सोनर 64 गेहूं निकाल दिया। आधा दुनिया अमेरिका खिला दिया गेहूं, और उसका बारूद भारत में हरित क्रांति के रूप में बिका। अब इसको ध्यान दीजिए। तो दुनिया के भी पूंजीपति बदल रहे हैं, भारत के भी पूंजीपति बदल रहे हैं, भारत के किसान बदल रहे हैं। सेकंड पंचवर्षीय योजना में नेहरू इंडस्ट्री पर आता है, जो उसका अपना पसंदीदा भी, और वह सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग। तो सार्वजनिक उद्योग जो नेहरू का था, समाजवाद निजी उद्योग को सहारा देने के लिए था, निजी उद्योग के कंपटीशन में नहीं था। इसलिए सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग के बहस बेकार है। सार्वजनिक उद्योग नौकरशाही पर टिका हुआ था, नौकरशाही पर सोवियत संघ और पूरा यूरोप का कम्युनिज्म बिखर गया नौकरशाही के कारण। पोलिट ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी इंपॉर्टेंट हो गया, नीचे का कैडर नौकर हो गया ऊपर के जनरल सेक्रेटरी का, तो वो बिखर गया डेमोक्रेसी के अभाव में। उसी ढंग से नेहरू का नौकरशाही भी फेल हो गया, सरकारी आदमी गांव में जाने को तैयार है, तो निजीकरण करना पड़ा। यह वक्त की नजाकत और मजबूरी थी। तो भारत का पूंजीपति भी बदल रहा है। अब पूछिएगा आज इसकी हैसियत क्या है। आज ही डिपेंडेंट बुर्जुआ से एलिवेट करके और हो गया है ऑटोनोमस बुर्जुआ। अभी पूरा स्वतंत्र ना है, विदेश से टैग है, लेकिन ऑटोनोमस हो गया है। अब उनका कंपनी भी खरीद रहा है, लंका में फौज भेज रहा है, राजा को नेपाल में बेहाल कर दिया, चकमा विद्रोही को हथियार दे करके बांग्लादेश को तबाह कर दिया। अभी 5 कॉन्सुलेट जनरल बलूचिस्तान में रुपया झोंक रहे हैं अफगानिस्तान में बैठ के। भोला भाला नहीं है, ये छोटे लेवल पर ये भी साम्राज्यवादी है, और बड़े लेवल पर बड़े साम्राज्यवाद का सहकारी है, सहयोगी है। इसकी हैसियत अब बढ़ गई है, ऑटोनोमस बुर्जुआ है, लेकिन अभी साम्राज्यवाद से लड़ नहीं रहा है, स्वतंत्र नहीं है। उनका सेनापति बना हुआ है, महिपति सिंह महावत खां बन गया, सोहिया भट्ट सैफुद्दीन बन गया जी। अब औद्योगिक नीति के संदर्भ में जो आज पूरी चर्चा हुई, तो भारत की ना तो अपनी औद्योगिक नीति, ना भारत के अपने उद्योगपति, तो इस पूरे के पूरे संसाधन में, इस पूरे के पूरे में औद्योगिक नीति की गुलामी भी साफ दिखाई पड़ती है। इस पूरे में भारत का भविष्य क्या है, आपकी अपनी दृष्टि से बताइए। अब इसको 2 उदाहरण से समझ सकते हैं। अमेरिका जैसे इंग्लैंड से आजाद हुआ, लॉक स्टॉक बैरल आजाद हो गया, और इंग्लैंड का कोई चिन्ह अमेरिका में नहीं रहा। अमेरिका अपना संविधान खुद बनाया, जेफरसन, लिंकन अमेरिका को डिवाइड नहीं होने दिया, गृह युद्ध 10 साल किया। हम पहले बट गए, फिर आजाद दूसरे दिन हुए।
हम अपना संविधान भी नहीं बनाए, अंग्रेज जो ऑफिसर अपने दे दिए वही लोग संविधान बनाए, जनता नहीं बनाई। जनता के अंदर संविधान सभा का चुनाव नहीं हुआ। हम विदेश के नकल भी नहीं किए। विदेश का नकल करते तो कम से कम विदेश इतना तो हम अच्छा होते। अमेरिका में, यूरोप में कहीं भी कलेक्टर सिस्टम नहीं है, कहीं भी नहीं। वहां पर प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक आजाद हैं, उनकी प्रतिभा आजाद है, पहलकदमी आजाद है, पुरुषार्थ आजाद है, कार्य करने के आरंभ शक्ति आजाद है। हमारे यहाँ सब गिरवी है, कलेक्टर की अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सिस्टम जो है, कोऑर्डिनेशन के नाम पर कंसंट्रेशन ऑफ पावर, उनकी बुराई हम लिए, उनकी अच्छाई नहीं हम लिए। एक सेकंड, सऊदी अरब में जैसे है, अरे बड़ी तेल है, दारू पियो, ये पीढ़ी तो मौज करेंगे, और इतना 55 करोड़ आबादी का मुस्लिम वर्ग एगो मामूली जराल से पिटा रहा है। यही हालत आज भारत की है। हमारे पास अकूत संसाधन है, जैसा मैंने पहले कहा, यह सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरप्ट मिथन है कारोमंडल में, शायद दुनिया में किसी को नसीब होगा। 17,000 करोड़ समुद्री सीमा हमारे पास है, 29,000 फीट का पहाड़ वर्ल्ड में शायद कोई कंट्री को नसीब होगा। पूरा यूरोप और अमेरिका में 15,000 हाइट से अधिक कोई पहाड़ नहीं, और नीचे मैदान हमारा है 900 फीट हरिद्वार। तो वर्टिकल ड्रॉप इतना अकूत हाइड्रो इलेक्ट्रिक का दुनिया में कहीं नहीं है। और हम क्या है तो डीजल विदेश से मंगा के जला करके बिजली निकालते हैं, अपने साधनों को छू नहीं रहे हैं। तो क्यों नहीं छू रहे हैं? तो सऊदी अरबिया टाइप का नेतृत्व हमारा है, स्वाधीन होने के, स्वावलंबन होने के तरफ जाइए नहीं रहा है। यहाँ का पूंजीपति नाइजीरिया में, अफ्रीका में जमीन खरीद रहा है, वहां गेहूं उपजा करके भारत में बेचेगा। तो पूंजी निवेश भारत में होना चाहिए, उल्टी भारत से पूंजी सब विदेश जा रही है। तो हम जब तक 17 को टेबल है, सोलर एनर्जी में हमारे परिचित व्यापारी लगा, 2 साल विदेशी था, 2 साल दौड़ के थक गया, कुछ न निकला। 17 टेबल है, डेवलपमेंट कमिश्नर, बिजली के सेक्रेटरी, बिजली के इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर, ना मालूम कौन कौन पर्यावरण, वो भाग गया, 10 लाख रुपया खर्च करके भाग गया, एको पैसा काम नहीं हुआ। तो यहाँ का जो नौकरशाही है, तो हम बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि शासक वर्ग को उसी से फायदा है, कमाई उसी के माध्यम से, उसको विकास से लेना देना मतलब नहीं है। तो हमारे जो 2 तत्व हैं, एक जो हमको आगे ले जाता है और दूसरा हमको पीछे ले जा रहा है। हम टनल बना लिए रोहतांग में, बहुत अच्छा काम किए, 370 हटा लिए, बहुत अच्छा काम किए। नॉर्थ ईस्ट में रोड और रेलवे लाइन ले जा रहे हैं, चारों धाम में रेल ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हमको लगले हाइडल पर जोर देना, विंड एनर्जी पर, सोलर पर, इसको हम छोड़े हुए हैं। सेतु समुद्रम अलगे बंद हो गया, हाइडल जो बंद प्रोजेक्ट था, एक बनारस के प्रोफेसर आमरण अनशन करने चले गए हरिद्वार, वो सब बंद हो गए। तो दौलत जहां पैदा हो सकता है, कोई काम हम नहीं कर रहे हैं। दौलत के हेरा फेरी जहां होता है, वही काम हम करते हैं। दौलत पैदा होता है एनिमल हस्बेंड्री में, नदियों में दियर है, दियर में भैंस पालन है, स्किम्ड मिल्क के कारखाना हर जिला में लगाए, अकूत हालैंड को हम मात कर देंगे दूध में। लेकिन हम उधर हाथ भी नहीं डाल रहे हैं। एक अकेला पंजाब आधा इंडिया को खिला रहा है, जहाँ 10 इंच वर्षा है, और बिहार में 40 इंच वर्षा है, और बिहार वाले भूख मर रहे हैं। आधा बाढ़ में डूबा हुआ है, आधा सूखा में। वाटर मैनेजमेंट है ये नहीं। तो हम अब दौलत पैदा करें, इस तरफ कोई योजना नहीं बना रहे, सोच नहीं रहे हैं। और जब तक वैश्विक पूंजी से लड़ेंगे नहीं, तो भारतीय संस्कृति के चर्चा करना तो बेकार है। पश्चिमी सभ्यता से लड़ने के लिए, पश्चिमी संस्कृति से लड़ने के लिए उनके पूंजी से भी लड़ना पड़ेगा। वही पूंजी अब संस्कृति फैला रही है यहाँ। तो संस्कृति को हम कैसे बचाएंगे? उसी तरह से बचाएंगे जब साम्राज्यवाद को हटाए तो उसके पूंजी को भी हटाना होगा, तब आजादी पूर्ण आजादी में बदलेगी। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शब्द बहुत छोटा है आपके इस जो आपने अंतर्दृष्टि हमें दी। सहमति और असहमति से परे सच जानने का जो एक उपक्रम होना चाहिए। कोई भी सभ्यता, मेरा ऐसा मानना है कि वो कितने बड़े प्रश्न करती है, उतने बड़े प्रश्न उसके स्तर को निर्धारित करते हैं, क्योंकि बड़े प्रश्न होंगे तो बड़े उत्तर खोजे जाएंगे। आपको फिर से धन्यवाद कहते हुए
शीघ्र ही पुनः मिलने की आशा के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अथर्व फोरम को जिसने ये अवसर दिया कि ये चर्चा चले ये जो और हम चलती बोले रहे। किताब पढ़ करके, अखबार पढ़ के, टीवी देख के नहीं है, 80 वर्ष के उम्र के अनुभव से हम बोले हैं। ये चाय दुकान जी। पर ये जो है हाथ बिग के बहस करके सीखे हैं, जनता के बीच रह के। आपको कई बार बोलते हैं ना कि वो सिलसिल लोढ़ा, और वो मुझे अच्छे से ध्यान रहती है कि जो किताबों का ज्ञान जो है वो जब अनुभव से सिद्ध हो जाता है तो फिर उसकी प्रखरता, उसका तेज, उसका सामर्थ्य एक अलग ही हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर शीघ्र ही आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम।